लास्ट चैप्टर तक कवर करेंगे। तो इसमें हम चैप्टर बाय चैप्टर ही जाएंगे। हो सकता है किसी वीडियो में हम आधा चैप्टर कवर करें, हो सकता है किसी वीडियो में अगर चैप्टर छोटा है तो 1 या 2 चैप्टर भी कवर हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि चैप्टर की लेंथ कैसे है। वो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी चीज़ हमारी रह ना जाए। तो हम फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर मार्क्सिस्ट अप्रोच के बारे में बात करी गई है। पूछा है कि इन चारों में से एम.जी. रानाडे, जी.के. गोखले, आर.पी. दत्त, ए.आर. देसाई में से मार्क्सिस्ट अप्रोच को किसने सपोर्ट किया था। और इसके अलावा उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, एक सेकंड हिंट भी दे रखे इंडिया टुडे नाम की। तो ये आपको बताना है। देखिए जो पहला चैप्टर है उसमें बेसिकली बात करी गई है कुछ जो हिस्ट्री से रिलेटेड हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उस चैप्टर के अंदर जो वेरियस अप्रोचेस की बात करी गई है, जैसे कॉलोनियलिस्ट अप्रोच की बात करी गई है, नेशनलिस्ट अप्रोच की बात करी गई है, मार्क्सिस्ट अप्रोच एंड सबल्टन अप्रोच, ये जो चारों अप्रोचेस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन अप्रोचेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, अगर आप उसको वेरियस अप्रोचेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो मेंस का आंसर लिखना आपके लिए काफ़ी आसान होता है, क्योंकि अप्रोचेस हेल्प करती है आपको सब्जेक्ट को एनालाइज करने के लिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, जब हम मार्क्सिस्ट अप्रोच की बात करते हैं तो मार्क्सिस्ट अप्रोच अगर हम इंडिया में इसकी स्टार्टिंग की बात करें, so the beginning of Marxist approach in India was heralded by या started by there were 2 major books and 2 main authors। तो पहली बुक थी वो थी इंडिया टुडे, जिसके ऑथर थे रजनी पामे दत्त। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड जो बुक थी वो थी सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये जो बुक लिखी गई थी ये ए.आर. देसाई ने लिखी थी। तो अगर इस बुक के बारे में पूछा जाता है तो डी इज द आंसर, क्योंकि यहाँ पे इंडिया टुडे लिखा था, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। अदरवाइज दोनों ही मार्क्सिस्ट अप्रोच को सपोर्ट करते थे और दोनों ने ही अपनी अपनी जो यहाँ पे बुक्स हैं वो लिखी है। चलते हैं, इस बुक का एक बार कवर देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि कॉलोनियलिस्ट अप्रोच या कॉलोनियल अप्रोच के बारे में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट कॉलोनियल अप्रोच। तो कॉलोनियल अप्रोच के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सा कथन सही है। 3 स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पे। पहली कहती है इंडियंस वर सीन एज व्हाइट मैन्स बर्डन। जो कॉलोनियल अप्रोच थी उसके हिसाब से इंडियन को एक व्हाइट मैन्स बर्डन की तरीके से देखा जाता था। हो सकता है जेम्स मिल इज वन ऑफ द सपोर्टर ऑफ कॉलोनियल अप्रोच। तो कॉलोनियल अप्रोच के एक सपोर्टर थे जिनका नाम दिया हुआ है जेम्स मिल, ये भी हो सकता है। थर्ड, इंग्लिश वर परसीव्ड एज सुपीरियर। तो इस अप्रोच के हिसाब से इंग्लिश जो थे या ब्रिटिशर्स जो थे उनको सुपीरियर समझा जाता था, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, कॉलोनियल अप्रोच जो है वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करती है और हमारे यहाँ पे एक नेशनलिस्ट अप्रोच है जो इंडियंस को सपोर्ट करती है। कॉलोनियल अप्रोच जो होगी वो यही कहेगी कि इंडियंस जो थे वो व्हाइट मैन्स बर्डन थे। तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो गई आपकी। साथ में ये भी कहेंगे कि इंग्लिश जो थे या ब्रिटिशर्स जो थे वो सुपीरियर थे और वो जो इंडिया को रूल करते थे वो इंडिया के भले के लिए ही करते थे, ऐसा कॉलोनियल अप्रोच कहेगी। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है इंग्लिश वर सुपीरियर, इंडियंस वर इन्फीरियर, ये भी ठीक हो गई। तो जेम्स मिल इज वन ऑफ द सपोर्टर, ये जो नाम दिया गया ये भी सही है। तो जेम्स मिल वॉज वन ऑफ द सपोर्टर्स ऑफ कॉलोनियल अप्रोच। अब जो नेशनलिस्ट अप्रोच होगी ना वो एक तरीके से एंटीथीसिस है किसकी, कॉलोनियल अप्रोच की। ये कहेगी ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंग्लिश जो थे वो सुपीरियर थे, इंडियंस इन्फीरियर थे, वी बोथ वर इक्वल। हम चाहते तो खुद भी रूल कर सकते थे और जो अंग्रेज थे उनकी तरह या उनसे बेटर रूल कर सकते थे, हमारे पास पूरी कैपेबिलिटी थी। ऐसा नेशनलिस्ट अप्रोच में जो लोग हैं वो कहेंगे, जिसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। इंडियंस वर सीन एज व्हाइट मैन बर्डन, ये भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट जो है वो कॉलोनियल अप्रोच की है। कॉलोनियल अप्रोच क्या करती है, ब्रिटिशर्स की तरफ से उनके पर्सपेक्टिव को फॉरवर्ड करती है, उनको सपोर्ट करती है। हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे डी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एलिटिस्ट बायस के बारे में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच ने एम्फसाइज किया अपन एलिटिस्ट बायस इन इंडियन स्ट्रगल। जो हमारी इंडियन स्ट्रगल थी फॉर इंडिपेंडेंस उसमें एलिटिस्ट बायस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट या कौन सी अप्रोच बात करती है। क्या कॉलोनियल अप्रोच इसके बारे में बात करती है, नेशनलिस्ट अप्रोच बात करती है, मार्क्सिस्ट करती है या सबल्टन अप्रोच करती है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, सबल्टन अप्रोच जो है वो इसके बारे में बात करते हैं। मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ सबल्टन अप्रोच के बारे में। सबल्टन अप्रोच का कहना था कि देखिए उस टाइम 2 तरीके की स्ट्रगल्स चल रही थी। एक तो एलीट स्ट्रगल थी और एक थी हमारी सबल्टन स्ट्रगल। और जो हमारी सबल्टन स्ट्रगल थी, जो सब कैटेगरीज जो थी हमारे यहाँ पर, जो मेन स्ट्रीम नेशनलिज्म नहीं था वो जो था वो रियल नेशनलिज्म था। और जो मेन स्ट्रीम नेशनलिज्म जो यूजुअली बहुत ज़्यादा बताया जाता है न्यूज़ के अंदर भी या वैसे भी, जिसके बारे में ज़्यादा बात करी जाती थी, उस टाइम पर भी न्यूज़पेपर में मेंशन होता था, वो जो था उसमें जो मेन पर्सनैलिटीज़ होती थी उस टाइम की, वो लोग ही लीडरशिप रोल प्ले करते थे। जो समाज के दूसरे लोग थे, जो सबल्टन कैटेगरीज थी, उनके बारे में बात नहीं करी जाती थी। तो यहाँ पे सबल्टन अप्रोच कहती है कि जो रियल नेशनलिज्म था वो नेशनलिज्म था जो एलिटिस्ट नेशनलिज्म से अलग था। एलिटिस्ट नेशनलिज्म वो था जो आपने उस वक्त न्यूज़पेपर में जिनके बारे में चीज़ें छपती थी, जिनके
बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया उस टाइम की बात करती थी, और जो बेसिकली जिनके जो लीडर्स थे वो एक एलिट क्लास से आते थे। तो ये कहते हैं कि एलिटिस्ट बायस था किसमें, इंडियन स्ट्रगल में, और इस नेशनलिज्म को वो बोगस नेशनलिज्म भी कहते हैं, और अपने नेशनलिज्म को रियल नेशनलिज्म कहते हैं। तो ये सबल्टन अप्रोच की एक पर्सपेक्टिव था जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज निकनेम्ड एज नेविगेटर। तो इन चारों में से किसको नेविगेटर का जो नाम था या निकनेम था वो दिया गया? क्या वास्को डी गामा को दिया गया, प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्चुगल को दिया गया, जॉन वन ऑफ पोर्चुगल को, नन ऑफ द अबव? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, बहुत से लोगों को लग सकता है कि आंसर इसका ए होगा, बट ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। वास्को डी गामा इसका आंसर नहीं है। इसमें हुआ क्या था, देखिए प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्चुगल जो थे ही वॉज वेरी मच ऑब्सेस्ड, वो पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो चुके थे कि किस तरीके से इंडिया का रास्ता निकाला जाए, कि इंडिया को ढूंढा जाए, किस तरीके से हम जो है नेविगेशन करके शिप्स को इंडिया तक पहुंच जाए, क्योंकि इंडिया काफ़ी फेमस हुआ करता था पूरे वर्ल्ड में उस टाइम पर, जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता था इंडिया का, वो अरब नेशंस या जो अरब लोग थे वो करते थे, और यूरोपियंस तक हमारे सामान को प्रोवाइड करते थे। लेकिन ये हुआ कि जो अरब नेशंस या अरब पीपल जो थे वो हमारे यहाँ से जो भी चीज़ें खरीदते थे, खासतौर पे स्पाइसेस को यहाँ से खरीदते थे, टेक्सटाइल्स को खरीदते थे, वो यूरोपियंस को 10 टाइम्स ज़्यादा कीमतों पर देते थे। और यही चीज़ को काउंटर करने के लिए प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्चुगल का एक ऑब्सेशन बन गया कि किसी ना किसी तरीके से इंडिया में पहुँचा जाए, इंडिया के रास्ते को ढूंढा जाए, ताकि जो मिडिल मैन है इनको हटाया जा सके। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या होगा, प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्चुगल, क्योंकि उनका ऑब्सेशन था, इसी वजह से उनको नेविगेटर का एक निकनेम दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ट्रीटी ऑफ टोर्डेसियास की बात करता है। पूछा गया कि ट्रीटी ऑफ टोर्डेसियास के बारे में कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट दी गई है, 1 बाय 1 रीड करेंगे। पहली कहती है इट वॉज अ ट्रीटी बिटवीन पोर्चुगल एंड ब्रिटेन। तो ब्रिटेन एंड पोर्चुगल के बीच में ये एक ट्रीटी थी, हो सकता है। द ट्रीटी डिवाइडेड द नॉन क्रिश्चियन टेरिटरीज बिटवीन द टू। तो ट्रीटी ने क्या किया, नॉन क्रिश्चियन जितनी भी टेरिटरी थी उनको दोनों में डिवाइड कर दिया, ये भी हो सकता है। पोर्चुगल कुड क्लेम एंड ऑक्यूपाई एवरीथिंग टू द ईस्ट ऑफ द लाइन। तो जो ये टेरिटरीज डिवाइड करी गई थी उसके ईस्ट की जितनी भी टेरिटरी थी उसको पोर्चुगल जो था वो ऑक्यूपाई कर सकता था, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, ट्रीटी ऑफ टोर्डेसियास जो थी उस टाइम मेजर 2 पावर होती थी, एक थे पोर्चुगीज देन स्पेन। तो यहाँ पे पोर्चुगीज जो थे उनको और स्पेन दोनों ने एक इमेजिनरी लाइन जो थी वो पूरे वर्ल्ड का जो मैप हुआ करता था उस पर लगाई, और उसमें नॉन क्रिश्चियन टेरिटरीज को यहाँ पे पॉइंट आउट किया। देखिए कुछ इस तरीके से था वो, तो यहाँ पे ये एक लाइन लगाई गई थी, और इसके ईस्ट की जितना भी एरिया था और जितनी भी टेरिटरीज थी नॉन क्रिश्चियन टेरिटरीज वो दे दिया गया पोर्चुगीज को, और यहाँ पे जो वेस्ट वाला जो एरिया था वो दे दिया गया स्पेन को। और इसी वजह से देखेंगे कि वेस्ट में आपका यूएस आता है, यहाँ पे यूएस, कनाडा या फिर इवन साउथ अमेरिका में भी आप देखेंगे जो स्पेनिश भाषा है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था। और हमारे यहाँ पे अगर आप ईस्ट में देखेंगे स्पेन का इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा नहीं है, बट पोर्चुगीज़ का इन्फ्लुएंस आपको इंडिया में देखने को मिलता है, खासतौर पे गोवा में। तो यहाँ पे जो डिवीजन हुआ था, जो ट्रीटी हुई थी वो पोर्चुगल और ब्रिटेन के बीच में नहीं, स्पेन के बीच में हुई थी, और इसमें नॉन क्रिश्चियन टेरिटरीज को डिवाइड किया गया था और ऑक्यूपाई करने के लिए पोर्चुगल को पूरा ईस्ट दे दिया गया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि वास्को डी गामा के बारे में बात कर रहे हैं। वास्को डी गामा के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बात करी जा रही है। कहा जाता है ही वॉज लेड टू कोस्ट ऑफ भरूच बाय गुजराती पायलट नेम अब्दुल मजीद। तो जो गुजराती पायलट अब्दुल मजीद था वो उनको भरूच लेके गए, हो सकता है। द रूलर ऑफ कैलिकट ज़ैमोरिन डिड नॉट वेलकम वास्को। तो जो रूलर थे, किंग थे, कौन, किंग ज़ैमोरिन कैलिकट के, उन्होंने वास्को को वेलकम नहीं किया। अरब्स वर ऑलरेडी प्रेजेंट इन इंडियन ओशन व्हेन पोर्टुगीज केम। तो जब पोर्टुगीज आए या पोर्चुगल के जो लोग आए वहाँ पर, तो अरब लोग ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल थे, प्रेजेंट थे, कहाँ पर, इंडियन ओशन में। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडिया अरब नेशंस के थ्रू और अरब लोगों के थ्रू यूरोप में अपना सामान बेचा करता था, और यहाँ पे प्राइसेस जो थे उनकी कीमतें 10 गुना तक बढ़ा दी जाती थी, और यूरोपियंस ट्राई कर रहे थे कि इस मिडिल मैन को हटाना है और डायरेक्टली इंडिया से ट्रेड करना है ताकि सस्ते सामान को खरीदा जा सके। तो इसी वजह से वास्को डी गामा भी ढूंढते ढूंढते इंडिया तक पहुंचे। उनके जो पायलट थे गुजराती पायलट थे जिनका नाम अब्दुल मजीद थे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कोस्ट ऑफ भरूच पे उनको नहीं लेके आए थे, वो उनको लेके आए थे कोस्ट ऑफ कैलिकट की कोस्ट पे लेके आए थे। और वहाँ पर कैलिकट के जो रूलर थे ज़ैमोरिन, उन्होंने उनको बहुत अच्छा वेलकम दिया, बहुत वार्म वेलकम दिया। तो इस वजह से हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी इनकरेक्ट हो जाती है। अब बात करते हैं कि अरब्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अरब्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे और उनको हटाना ही एक तरीके से पर्पस था यूरोपियंस का। तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है, आंसर हमारा हो जाएगा ए।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि देखिए यहाँ पे यूरोपियंस के आने का और खासतौर पे जो पोर्चुगल के लोग थे उनका आने का इंडिया में दो उनके मेजर फंक्शन थे। तो उनका एक तरीके से आप कह सकते हैं डुअल पर्पस था। पहला पर्पस होता कि वो अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं इंक्रीज कर सके इंडिया में, और इंडिया में जो भी चीज़ें उनको चाहिए होती हैं, स्पाइसेस हो गया, टेक्सटाइल हो गया, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सके। सेकंड एक उनका अल्टीरियर मोटिव था, दैट इज टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना थ्रू प्रोसेलिटाइजेशन। प्रोसेलिटाइजेशन क्या होता है? कन्वर्शन। तो हिंदूज और मुस्लिम्स को कन्वर्ट करना भी उनका एक पर्पस था, जो आप फ्यूचर में देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में कि उसी की वजह से पोर्चुगीज को काफ़ी नुकसान हुआ इस क्रिश्चियनिटी वाले फैक्टर को लेकर। अदरवाइज कमर्शियल एक्टिविटीज़ में तो वो काफ़ी अच्छा कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो ए है, क्योंकि सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट थी, बाकी दोनों गलत थी। वेरियस जो रास्ते हैं वो देख सकते हैं आप, किस किस रास्ते से वो इंडिया पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, पेड्रो अल्वारेस कैब्रल के बारे में पूछा है कि पेड्रो अल्वारेस कैब्रल ने अपनी जो फैक्ट्री 1500 ईस्वी में स्टैब्लिश करी थी इंडिया के अंदर, वो कहाँ करी थी? क्या वो कैनोर में करी थी, कैलीकट में करी थी, सूरत में, या फिर कोचीन में? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, ये जो फैक्ट्री पेड्रो अल्वारेस कैब्रल ने एस्टेब्लिश करी थी वो करी थी कैलीकट के अंदर, और एस्टेब्लिश करने के बाद कुछ स्कर्मिशेस भी हुई, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए वहाँ पर, वहाँ के लोकल लोगों और पोर्चुगीज़ के जो लोग थे उनके बीच में। लोकल लोगों ने क्या किया? लोकल लोगों ने इस फैक्ट्री में जो पोर्चुगीज़ होते थे उन पे अटैक किया, और काफ़ी ज़्यादा पोर्चुगीज़ के यहाँ पे जो था उनको जान से मार दिया। तो पोर्चुगीज़ में जो उनके यहाँ पे हेड थे अल्वारेस कैब्रल, उन्होंने इस चीज़ को रिवेंज लेने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरे कैलीकट को ही बम्बार्ड कर दिया, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा जो अरब्स थे उनके जो शिप्स थे उनको फॉरफिट कर लिया, उनके कार्गो को फॉरफिट कर लिया, और काफ़ी ज़्यादा अरब्स को परसिक्यूट कर दिया यहाँ पर। इस चीज़ का बदला कैलीकट को बम्बार्ड करके किया। तो यहाँ पे चीज़ों को नॉर्मलाइज होने में फिर टाइम लग गया, नेवरदलेस चीज़ें जो थी फिर से नॉर्मलाइज हो गई। यहाँ पे हमारा जो आंसर था वो बी था, फैक्ट्री स्टैब्लिश करी गई कैलीकट में। अब आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से फैक्ट्री स्टैब्लिश करी गई, फिर लोगों के बीच में लड़ाई हुई, फिर पूरा बम्बार्डिंग हुई वहाँ पर। इसके बाद क्या चीज़ होगी? इसके बाद डेफिनेटली पोर्चुगीज़ क्या सोचेंगे कि क्यों ना हम अपनी फैक्ट्री को फोर्टिफाई करना शुरू कर दें। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो अपनी फोर्टिफिकेशन की जो पूरा प्रोसेस होता है उसको भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि फोर्टिफाई कर लेंगे तो हमारी जो एसेट्स हैं किसी दूसरी कंट्री में वो कुछ हद तक प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो अभी आगे आने वाले वीडियोस में हम वो भी देखेंगे कि किस किस तरीके से ये फोर्टिफिकेशन के राइट्स लिए गए। कई बार ये राइट्स मिले फोर्टिफाई करने के, कई बार नहीं मिले, तो वो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वर इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स ऑफ पोर्चुगीज? तो पोर्चुगीज के जो इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स थे इंडिया के अंदर वो कहाँ कहाँ पे थे? क्या कालीकट में था, कैनोर में था, कोचीन में था? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, मैंने आपको बताया था कि कैलीकट तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे तो इन्होंने बना ही रखा था, देन कैनोर और कोचीन में भी इन्होंने बना दिया था। तो यहाँ पे हमारा जो सिंपल सा आंसर होगा वो होगा सी। तीनों जगह ही ऐसी हैं जो कि इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स हैं। मैं आपको मैप पर भी दिखाऊंगा कि ये कहाँ कहाँ लोकेट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए पोर्चुगीज़ की, और इनको फिर वो धीरे धीरे फोर्टिफाई करना भी शुरू करेंगे ताकि लोकल लोगों से, अरब से और अपने एनिमी से इसको बचाया जा सके। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे सी है, तीनों ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स थे। किसके लिए? पोर्चुगीज़ के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वास्को डी गामा के बारे में बात कर रहा है। वास्को डी गामा सेटअप इज ट्रेडिंग फैक्ट्री है। अभी हमने कैब्रल की फैक्ट्री को देखा था जो कि कैलीकट में बनी थी। हो सकता है वास्को डी गामा की जो फैक्ट्री है वो भी कैलीकट में हो, बट 4 ऑप्शन दिए हैं, सूरत, कैलीकट, चेन्नई, कैनोर। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, वास्को डी गामा की जो फैक्ट्री थी ये कहाँ बनाई गई थी? ये बनाई गई थी कैनोर में। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अब जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं वो देख लीजिए। तो कैनोर कहाँ पर है? कैनोर यहाँ पे है, देन कैलीकट है, देन कोचीन है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि आप इसे नॉर्थ से साउथ में लगाइए या साउथ से नॉर्थ में लगाइए। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या आता है। देखिए ऊपर गोवा है, यहाँ सबसे पहले कैनोर आता है, फिर कैलीकट आता है और फिर कोचीन आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर अपॉइंटेड इन इंडिया बाय किंग ऑफ पोर्चुगल? तो जो पोर्चुगल के जो किंग थे उन्होंने एक गवर्नर को इंडिया में अपॉइंट किया, क्योंकि उन्होंने देखा देखिए हमारी कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है इंडिया में, हमारी फैक्ट्रीज जो हैं वो भी इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर इनको प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है, और प्रोटेक्शन के लिए आपको कोई ना कोई अपना बंदा भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला गवर्नर जो था वो अपॉइंट किया गया, और उनको ये कहा गया, उनको कुछ टास्क दिया गया, सिर्फ भेज नहीं दिया गया, उनको टास्क दिया गया कि आपको हमारी तरफ से पूरा मैन पावर मिलेगा, पूरी फोर्सेस मिलेंगी, आपको
मेजर जो टास्क करना है वो ये है कि हमारा जो कमर्शियल इंटरेस्ट है आप उसको कंसोलिडेट करिए, उसको एक्सपेंड करिए। साथ में ही जो मुस्लिम ट्रेडर्स हैं उन मुस्लिम ट्रेडर्स को आप एज अ मिडलमैन हटा दीजिए। साथ में ही जो उनके बेसिक एरिया, जो मेजर एरियाज थे मुस्लिम ट्रेड के, जैसे कि एडन हो गया, मलक्का हो गया, इनको आप कैप्चर कर लीजिए। तो ये टास्क के साथ पहले गवर्नर को भेजा गया था और वो जो पहले गवर्नर थे वो थे फ्रांसिस्को डे अल्मेडा। तो फ्रांसिस्को डे अल्मेडा को भेजा गया कि आप अपने बिजनेस को तो इंक्रीज करिए, अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज को कंसोलिडेट करिए, बट साथ में ही जो मुस्लिम ट्रेड है उसको डिस्ट्रॉय करिए। बट क्या फ्रांसिस्को डे अल्मेडा ऐसा करने में कामयाब हुए या नहीं, वो हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे, सेकेंड लेक्चर में देखेंगे। अभी 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, हम विद इन 2 मिनट्स इसे रिवाइज करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने देखा था कि मार्क्सिस्ट अप्रोच के बारे में जो रजनी पामे दत्त है उन्होंने बुक लिखी थी एक, जिसका नाम था इंडिया टुडे। ए.आर. देसाई की जो बुक थी वो थी सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये बुक भी हमने देखी थी। देन इसके बाद डिस्कशन हुआ था कॉलोनियल अप्रोच के बारे में, इसमें जो ब्रिटिश पर्सपेक्टिव था उसको रखा गया था, इसकी एंटीथेसिस नेशनलिस्ट अप्रोच ने दी थी। इसके बाद डिस्कशन हुआ था एलिटिस्ट बायस बारे में, जिसमें सबल्टन अप्रोच ने कहा था कि जो नेशनलिज्म था, जो स्ट्रगल था पूरा, उसमें एलिटिस्ट बायस देखा जाता है। देन हमने देखा था जिनको निकनेम दिया गया एज ए नेविगेटर, वो कौन थे, वो थे प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्चुगल। देन हमने देखा था नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रीटी ऑफ टोरडेसियास के बारे में, इसमें जो ये ट्रीटी साइन करी गई थी, 2 मेजर पावर पोर्चुगीज और जो स्पेन था उसके बीच में साइन करी गई थी। नॉन क्रिश्चियन एरियाज को डिमार्केट किया गया था, पिन पॉइंट किया गया था। ईस्ट में किसको दिया गया था, ईस्ट दिया गया था पोर्टुगीज को और वेस्ट दिया गया था स्पेन को। देन वास्को डी गामा के बारे में हमने पढ़ा था, कहाँ पे आए थे वो, कैलिकट कोस्ट में, ज़ैमोरिन ने बहुत अच्छा वेलकम दिया उनको और अब्दुल मजीद उनके पायलट थे। अरब्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे और उन्हीं को हटाना ही पोर्चुगीज का एक मकसद था। देन हमने डिस्कस किया था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के बारे में। फैक्ट्री कहाँ पे एस्टेब्लिश करी गई थी, फैक्ट्री थी कैलिकट में 1500 ईस्वी में, और यहाँ पे इसे बम्बार्ड किया गया था और रीज़न ये था क्योंकि जो लोकल लोग थे और जो पोर्चुगीज थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हो गया था। देन हमने देखा था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, तो कैलिकट, कैनोर, कोचीन, हमने मैप पर भी इनको देखा, ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे किसके लिए, पोर्चुगीज के लिए। देन वास्को डी गामा ने अपनी जो फैक्ट्री सेटअप करी थी वो कैनोर में करी थी, कैलिकट में किसने करी थी, कैब्रल ने, ध्यान रखिएगा। फिर हमने लोकेशंस देखी थी नॉर्थ टू साउथ, पहले कैनोर है, फिर कैलिकट है और फिर कोचीन है। देन लास्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट गवर्नर फ्रांसिस्को डे अल्मेडा को भेजा गया था, किंग ऑफ पोर्चुगल ने भेजा था। रीजन यही था भेजने का कि आप अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज को इंक्रीज करिए, हमारी पोजीशन को कंसोलिडेट करिए और साथ में ही जो मुस्लिम ट्रेड है उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए इंडिया से, ताकि मिडलमैन को हटाया जा सके यहाँ से। तो ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो यहाँ पे फ्रांसिस्को डे अल्मेडा को जो टास्क दिया गया था, जो बेसिक यहाँ पे गोल दिया गया था, क्या वो उसे अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। तो यहाँ पे हमारी रिवीजन भी कंप्लीट होती है और जो टेस्ट सीरीज है उसको अटेम्प्ट जरूर कर लीजिएगा। अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और यहाँ पे मार्क्स देख लेते हैं। अगर आपके जो अपर 2 ब्रैकेट